हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और वो भी हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स का। हमारा चैप्टर रहेगा ये चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 फिजिक्स, एंड एक बेस्ट वे में करने वाले हैं एंड बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, मजा आ जाएगा आपको। बस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है, साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड मैं बता दूं सभी बच्चों को, जो बच्चे नए हैं, क्लास 12 फिजिक्स कंप्लीटली अपलोडेड है चैनल पर वन शॉट की फॉर्म में, एंड वन शॉट की हेल्प से ना आप बहुत जल्दी अपना सिलेबस कर सकते हो एंड एक बेस्ट वे में आप रिवाइज भी कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आज शुरू करते हैं चैप्टर 10 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एंड खास बात ये रहेगी, इसके अंदर सोल्ड एग्जांपल, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन एंड एडिशनल सॉल्यूशन सभी हो जाएंगे आपके। एंड ये एक सिंगल वीडियो रहेगी एंड वन शॉट वीडियो रहने वाली है, ठीक है। एक सिंगल वीडियो के अंदर चैप्टर 10 का सारा एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट की बात करते हैं। देखिए, when monochromatic light is incident on a surface separating two media, the reflected and refracted light both have the same frequency as the incident frequency. Explain why. ये बोला है इसने कि भाई जो लाइट है वो किसी सरफेस पे फॉल करती है और वहां पे रिफ्रैक्शन भी होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन भी होता है एंड साथ में रिफ्लेक्शन भी होता है। दो फिनोमिना होते हैं अलग अलग, ठीक है। एक बार में रिफ्रैक्शन, एक बार में रिफ्लेक्शन, इस तरह से। एंड वो बोल रहे हैं कि जो इंसिडेंट लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है। किस केस में? चाहे आपका रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो। तो ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन करना आपको। एक्सप्लेन हुआ, ठीक है। तो देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी कि रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि सेम मीडियम में लाइट चल रही है और सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाए। तो उसमें तो आपको पता है कि आपकी जो स्पीड होती है लाइट की, वो या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सभी सेम रहती है, ठीक है। अब बात आ गई रिफ्रैक्शन पर। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? चेंज इन वेलोसिटी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? चेंज इन वेलोसिटी की वजह से होता है। तो हमें यहाँ पे किस तरह से बताना है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रिफ्रैक्शन में भी सेम है। देखो, जो लाइट फॉल कर रही है, जैसे ही वो फॉल करती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, इंसिडेंट लाइट की जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या करती है? वो एक पैटर्न प्रोड्यूस करती है। पैटर्न मींस लाइट प्रोड्यूस करती है, और उस लाइट की भी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? सेम एज इंसिडेंट लाइट होती है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट होती है, ठीक है। रिफ्रैक्शन में दो चीजें चेंज होंगी। क्या? एक तो वेवलेंथ, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट। तभी तो रिफ्रैक्शन होगा, एंड रिफ्रैक्शन में कोई भी चीज चेंज नहीं होती। तो कहने का मतलब इन सिंपली आप बोल सकते हो कि इंसिडेंट लाइट प्रोड्यूस करती है एक लाइट जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है जैसे इंसिडेंट की होती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट की तरफ, ठीक है। चलिए, तो जो क्वेश्चन जल्दी से करवाने का होगा उसको जल्दी करवा दिया जाएगा, एंड जो क्वेश्चन बिल्कुल समझाने का होगा उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है। क्या बोलता है? when light travels from a rarer to a denser medium, the speed decreases. Does the reduction in simply implies a reduction in the energy carried by the light wave? समझिए इसको। ये बोल रहा है कि जब लाइट ट्रेवल करती है रेयर टू डेंसर, स्पीड डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्या इसका मतलब ये है कि एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है? देखिए, जो एनर्जी रिलेट होती है वो होती है E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी, ठीक है। E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी, मतलब यहां पे जो एनर्जी है वो डिपेंड किस पे कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे, नॉट ऑन वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब जो एनर्जी है रिमेन्स सेम, आएगा, ठीक है। इस तरह से करना आपको। फर्स्ट का बी पार्ट हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर चलते हैं। ये बोल रहा है आपको, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द square of the amplitude of the wave.
व्हाट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन बोली समझिए इसको क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इन वे पिक्चर ऑफ लाइट जो इंटेंसिटी होती है वो हम डिटरमाइन करते हैं किस तरह से, कि जो एरिया है उसका स्क्वायर करके। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि फोटोन के केस में हम कैसे इंटेंसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। सॉरी चलिए देखिए, तो ये बोल रहा है कि फोटोन के केस में हम इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके केस में आपको कैसे इंटेंसिटी निकालनी है ये सबको पता है कि ये हमने पढ़ लिया किसके अंदर, वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ लिया। अब ये फोटोन का केस पूछ रहा है। किसका केस पूछ रहा है आपसे, फोटोन का केस पूछ रहा है। फोटोन के केस में जो इंटेंसिटी है वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया। मींस आप ये बोल सकते हो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया। इस तरह से हम निकालते हैं क्या, इंटेंसिटी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई थिंक कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी पार्ट थे इसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए इसको। यहां पे आपको बोला है, वेट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए वाटर सरफेस। एक लाइट फेंकी जाती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, जिसकी वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर, और ये एयर से वाटर में जाती है, एयर टू वाटर। जितनी भी चीजें हैं उनको पहले लिख लिया करो ताकि समझ में आ जाए क्या वो कहना चाह रहा है ना क्या वो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। मतलब वो आपसे पूछ रहा है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वो आपसे स्पीड पूछ रहा है। स्पीड मतलब वी की फॉर्म में हमने लिख दिया। और दो पार्ट है। पहला पार्ट है क्या, कि जब आपका यहाँ पे क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, जब आपका क्या हो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो, एंड दूसरे पार्ट में पूछ रहा है जब आपका क्या हो, रिफ्रैक्शन हो। ठीक है, दोनों केस में आपको बताना है। तो देखिए, और साथ में इसने दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो कि है 1.33। तो देखो पहला केस तो वैसे ही देखते हो जाएगा आपका। इसने बोला है कि लाइट है वो फॉल करती है एयर टू वाटर इंटरफेस पर, इसकी वेवलेंथ इतनी होती है। आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड निकालनी है, क्या होगी। तो देखो रिफ्लेक्शन में तो सारी चीजें सेम ही रहती हैं, चाहे वो आपका देखो c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लैम्डा होता है। ठीक है, यहां से जो हम फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकाल सकते हैं, c बाय लैम्डा से निकाल सकते हैं। ठीक है, इन रिफ्लेक्शन c कांस्टेंट सेम ही रहता है, मतलब लैम्डा जो है वो सेम रहेगा, मतलब 589 ही रहेगा, 589 नैनोमीटर, और ये रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप ऐसे निकाल लो, c इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड नीचे ये 589 इंटू नैनो इज 10⁻⁹। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो और आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये था रिफ्लेक्शन का केस। रिफ्लेक्शन के केस में जो स्पीड है वो सेम रहती है, जो वेवलेंथ है वो सेम रहती है, तो जितनी दूरी है उतनी ही वहीं पे होगी, क्योंकि वो सेम मीडियम से चल के सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। रिफ्लेक्शन ही होता है। अब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड वैसे तो क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, बट क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर और रिलेट है रिफ्लेक्शन में भी, तो कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें रिफ्रैक्शन की। अब रिफ्रैक्शन में देखो क्या होगा, से क्या पूछ रहा है कि आपको फिर से वही चीजें निकालनी है, वेवलेंथ भी, फ्रीक्वेंसी भी एंड वी भी। ठीक है, तो ये कैसे निकालनी है, देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वो आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है। पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। देखो म्यू जो होता है वो c बाय वी होता है, तो यहाँ से अगर हम v निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, c बाय म्यू आ जाएगा, जो कि बनेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे आ जाएगा म्यू इज 1.33। ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी रहती है सेम, फ्रीक्वेंसी रहती है सेम। जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब जो यहाँ से निकलेगी वही एग्जैक्ट यहाँ पे आएगी। तो फ्रीक्वेंसी ना निकालो, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। वेवलेंथ निकाल लेते हैं। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए c क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा होता है। अगर हम c को v के फॉर्म में लिखे तो v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लैम्डा लिखेंगे, तो लैम्डा क्या हो जाएगा,
v बाय फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, v बाय फ्रीक्वेंसी। तो v इज दिस 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.33 एंड फ्रीक्वेंसी कौन है, ये रहा जो कि है 3 इंटू 10⁸, और जो नीचे वो चला जाएगा ऊपर 589 इंटू 10⁻⁻9। इस तरह से आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा एंड आंसर इज 444 नैनोमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। एक बेस्ट वे में हमने इसको कर लिया एंड एक सिंपल वे में। ठीक है, बहुत आसान है। एंड लाइक शेयर ठोक दिया करो भैया अगर आप नए आपके चैनल पर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.5। क्लियर है। आगे देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब वो आपसे v पूछ रहा है मीडियम के अंदर। v है वो पूछ रहा है आपसे मीडियम के अंदर। ठीक है, एंड साथ में आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे रखी है एंड ये थर्ड का ए पार्ट है भैया। ठीक है, एंड आपको c दे रखा है कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे आसान क्वेश्चन आई थिंक नहीं मिलेगा आपको। क्या कि म्यू हमें पता क्या होता है, म्यू हमें पता क्या होता है, c बाय v होता है। ठीक है, तो वो आपसे v पूछ रहा है तो c बाय म्यू हो जाएगा एंड c कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड नीचे आपके पास म्यू इज 1.5 आपके पास। ठीक है, 1.5 मीन्स आपके पास यहाँ पे आप लगा दो 10 इसका, तो ये 3 5 कट हो गया, ये 5 2 यहाँ पे कट हो गया। मीन्स आपके पास जो v आया वो 2 इंटू 10⁸ आया है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये आ गया आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट बी पार्ट में। आपसे क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में आपसे पूछना चाह रहा है, उसको देखते हैं। ये बोल रहा है, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। देखो यहां पे जो स्पीड ऑफ लाइट है, देखो अगर हम म्यू की बात करें वो किसके इक्वल होता है, c बाय v के इक्वल होता है। मतलब जो म्यू है वो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ये क्लियर हुआ। एंड हमें एक चीज और पता है कि जो म्यू होता है वो 1/λ भी होता है। अब ये यहाँ पे बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि अगर हम कलर चेंज कर दें, जैसे कि बोल रहा है कि इफ नॉट विच ऑफ द टू कलर रेड एंड वॉयलेट ट्रेवल स्लोअर इन ग्लास प्रिज्म। मतलब ये आपको बोल रहा है कि अगर रेड और वॉयलेट कलर की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा जो है स्लो चलेगा। देखो जो रेड कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और वॉयलेट जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा हो सकता है। अगर ये चीज बहुत ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का सबसे कम होगा, किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किससे वॉयलेट लाइट से। ठीक है, तो इसका मतलब अभी आपसे पूछ रहे कि कौन स्लो चलेगा, कौन स्लो चलेगा। तो देखो अब स्पीड को आपने बताना है, मीन्स जो म्यू है वो मीडियम के हिसाब से तो ऐसे है ना, तो मीन्स v 1/μ। तो जिसका म्यू ज्यादा है, किसका म्यू ज्यादा है, v का, तो मतलब वॉयलेट कलर का, तो उसकी जो v है, स्पीड जो है किसकी, वॉयलेट कलर की, वो कम होगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो इसका मतलब जो रेड है वो ज्यादा तेज चलेगा एंड जो v है वो थोड़ा स्लो चलेगा। ठीक है, एंड आंसर भी यही है, स्पीड ऑफ रेड कलर इज मोर देन वॉयलेट कलर लाइट इन ग्लास। क्लियर है। ठीक है, चलिए, जो भी चीज होगी आपके न्यूमेरिकल से, आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है, उससे बाहर कुछ नहीं होता। बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं कहां से ये चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेते हो ना तो सभी चीजें आपको पता लगती चलती हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए एंड बी पार्ट दोनों हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं भैया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे क्या दिया गया है, आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको शेप बतानी है।
फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको शेप बतानी है। पहला जो पॉइंट है उसको देखिए, ये बोल रहा है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, डाइवर्जिंग मतलब फैल रही है, ठीक है। एक पॉइंट सोर्स आपके पास और उससे लाइट फैल रही है, तो ये कैसी शेप है, स्फेरिकल शेप है। ये कैसी शेप है भैया, स्फेरिकल शेप है। क्लियर हुआ, आंसर आ गया स्फेरिकल शेप। क्लियर हुआ, आंसर आ गया आपका स्फेरिकल शेप। बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में ये बोल रहा है लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। ये क्या बोल रहा है कि लाइट जो है एमर्जिंग आउट होती है कन्वेक्स लेंस से व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड इन इट्स फोकस। जैसे ये कन्वेक्स लेंस है आपके पास, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है, इससे क्या हो रहा है, इससे लाइट निकल रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे लाइट निकल रही है। जब लाइट यहां से निकल के यहां पे पहुंचेगी तो आपको बताना है यहां पे कैसी शेप मिलेगी, यहां पे कैसी शेप मिलेगी। यानी यहां पे देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है लाइट एमर्जिंग आउट, यहां से निकल रही है लाइट, यहां से निकल रही है। तो इसका मतलब जो वेव फ्रंट मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। वो कैसा वेव फ्रंट मिलेगा हमें, वो प्लेन वेव फ्रंट हमें मिलने वाला है, प्लेन वेव फ्रंट। तो सेकंड का आंसर, फोर्थ के सेकंड का आंसर है प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। चलिए, तो प्लेन वेव फ्रंट हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है ये आपको सी पॉइंट, द पोर्शन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्ट बाय द अर्थ। ये तो और भी सिंपल है, जब भी डिस्टेंस की बात आ जाएगी तो भी कौन सी आपकी वेव फॉर्म बनेगी, प्लेन वेव फ्रंट बनेगी। कैसी शेप होगी, प्लेन वेव फ्रंट होगी। कैसी शेप होगी, प्लेन वेव फ्रंट होगी भैया, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज, क्लियर हुई ये चीज, हो गई। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिर से कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सी चीजें इन पर डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है, नेचर ऑफ द सोर्स दे रखा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दे रखा है, मोशन ऑफ द सोर्स दे रखा है, ऑब्जर्वर दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है, इंटेंसिटी ऑफ वेव दे रखा है एंड साथ में आपसे अब दो बातें पूछ रखी हैं, ऑन विच ऑफ दीज फैक्टर इफ एनी डज, कि अब इनमें से जो फैक्टर्स हमने दिए हुए हैं क्या ये डिपेंड करते हैं कि जब आपकी जो लाइट है, जो स्पीड होती है लाइट की, वो वैक्यूम में हो, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। फर्स्टली बात करें ए की, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो जितनी भी लिस्ट दे रखी है उन सब के ऊपर ये क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट होगी भैया, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज, ये क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। इतनी चीज समझ लेना, क्योंकि देखो वैक्यूम में बात कर रहा है ये, तो वैक्यूम में तो चेंज आना ही नहीं, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे में गए ही नहीं है, तो उसकी स्पीड में नहीं चेंज आना, फ्रीक्वेंसी में नहीं चेंज आना, वेवलेंथ में नहीं चेंज आना, ठीक है। तो ये जितनी भी लिस्ट दे रखी है, जैसे कि नेचर ऑफ द सोर्स, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मोशन ऑफ द सोर्सेज, वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ द वेव, ये सारी चीजें जो हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के इंडिपेंडेंट रहने वाली हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बी की बात करते हैं, बी की बात करते हैं कि अब बी में ये आपसे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पूछ रहा है। बी की बात करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये आपसे ये पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और मीडियम कौन कौन से दिए हैं इसने, मीडियम दिए हैं ग्लास एंड वाटर, ग्लास एंड वाटर दिए हैं। तो देखो कि स्पीड ऑफ लाइट जब मीडियम में होती है तो इनमें जो लिस्ट दी है क्या इन पे किसी पॉइंट पे ये डिपेंड होती है, इंडिपेंडेंट रहती है। जैसे पहली बात बोली है, नेचर ऑफ द सोर्स इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इंडिपेंडेंट है, मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट है। वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो वेवलेंथ डिपेंडेंट आएगा, ठीक है, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी भैया। तो इस चीज को बस समझ लो, हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। बाकी के सारे पॉइंट्स गए, वो सब पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और उसके ए एंड बी पार्ट जो हमने अच्छे से कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, वेट करिए, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब 6 की तरफ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम से वाटर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। Is the prediction confirmed by experimental determination of the speed of light in water? If not, which alternative picture of light is consistent with experiment? देखिए क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है कि जो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी है जो, वो बताती है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है किसी मीडियम में, मतलब मीडियम है वाटर, वो ग्रेटर होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इज द प्रेडिक्शन कंफर्म्ड बाय द एक्सपेरिमेंट? क्या ये बात एक्सपेरिमेंट से कंफर्म्ड है? ठीक है, हाँ, कंफर्म्ड बाय द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इफ नॉट, विच अल्टरनेटिव पिक्चर ऑफ लाइट इज कंसिस्टेंट विद द एक्सपेरिमेंट? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डायग्राम जैसे कि आप पता नहीं मैंने अटैच किया है या नहीं किया है, बट मैं आपको बना देता हूं कि डायग्राम किस तरह का है बुक के अंदर। देखिए जैसे कि यहाँ पे नीचे की तरफ से दिया हुआ है वाटर, क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है वाटर, यहाँ पे आपके पास है क्या, नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है। अब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करेगी ऐसे, ठीक है, लाइट इंसिडेंट कर रही है ऐसे, और यहाँ पे एंगल बन रहा है आई एंगल। जो ये लाइट है इसकी स्पीड कितनी है, ये वैक्यूम में है तो सी है, क्योंकि ऊपर है एयर, यहाँ पे क्या है, एयर है, एंड नीचे यहाँ पे क्या है, वाटर है, ये इसने बोल दिया है पहले से। ठीक है, अब ये लाइट सीधी जाने की बजाय कहां शिफ्ट होगी, नॉर्मल की थोड़ी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, एंड ये शिफ्ट हो जाएगी किस तरह से, इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी, ये इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अभी आपके पास यहाँ पे बन गया एंगल कितना, इंसिडेंस एंगल बन चुका है, एंड ये नॉर्मल था, ये इंटरफेस है। ठीक है, ये है इंटरफेस, क्लियर है, किस किस का, एयर एंड वाटर का। एंड यहाँ पे एंगल हो चुका कितना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, न्यूटन की जो थ्योरी है वो क्या कहती है, जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग इंटरफेरेंस इन वैक्यूम, वो इक्वल होते हैं किसके, सारी चीज वही कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग इंटरफेरेंस इन मीडियम के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं, इन मीडियम के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम पहले यहाँ पे समझाएंगे कि किस तरह से मीडियम के अंदर स्पीड ज्यादा होती है, बट एक्सपेरिमेंटली ये चीज पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, देखिए कंपोनेंट अगर हम निकालें इंटरफेरेंस के अलोंग, कौन सा है, ये वाला, मीन्स ये वाला आपको निकालना है। तो अगर आपको ये वाली चीज निकालनी है तो इसका मतलब जो आपके पास कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास साइन आई, क्योंकि आई एंगल है, एंड साथ में आ जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, मींस सी साइन आई, सी साइन आई किसके इक्वल होना चाहिए, मीडियम के इक्वल। तो यहाँ पे कितना होगा, अब मीडियम में स्पीड मान लेते हैं कि मीडियम में स्पीड है कितनी, v, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v साइन आर आ जाएगा। ठीक है, अब साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, यहां पे हमारे पास क्या रह जाएगा, इधर v है इधर c हो जाएगा, बट साइन आई बाय साइन आर हमें पता है क्या होता है, म्यू होता है। ठीक है, मीन्स म्यू इज इक्वल टू हो गया v बाय c हो गया। यहां पे देखो उल्टा हो गया, स्नेल्स लॉ ने जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था उसमें था कि c ऊपर होता था v नीचे होता था, बट न्यूटन की जो थ्योरी थी ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग v बाय c बना। मीन्स कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मीडियम के अंदर जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी किससे, जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है उससे। बट एक्सपेरिमेंटली जब हमने इसको करके देखा तो हमें इसका थोड़ा उल्टा मिला, और वो क्या मिला कि आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज्यादा होती है किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से। ठीक है, ये चीज एक्सपेरिमेंटल है एंड ये थ्योरी के अकॉर्डिंग थी। तो इसका आंसर सिर्फ इस तरह से आपको बताना था और कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ आपको क्या चीज याद रखनी है
कि न्यूटन की थ्योरी के अंदर कि जो कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के अलोंग इंटरफेस वैक्यूम के अंदर एंड मीडियम के अंदर वो इक्वल होते हैं, बस आपने उसको फाइंड आउट करना था एंड इस तरह से समझाना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का एक ही पार्ट था, ये हमने कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। आपको वेवलेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, 5000 दी हुई है, एंगस्ट्रॉम दी हुई है। ठीक है, अब ये क्या करती है, फॉल्स ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग surfaced, what are the wavelength and frequency of the reflected light? For what angle of incidence is the reflected ray normal to the incident ray? ठीक है, समझिए ध्यान से। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ इतनी है एंड ये रिफ्लेक्ट होती है। ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको बताना है इसकी क्या वेवलेंथ है एंड क्या इसकी फ्रीक्वेंसी है। मतलब ये आपसे आपकी ये वेवलेंथ पूछ रहा है एंड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, हमने कितनी बार बोला है कि जो रिफ्लेक्शन है उसके अंदर आपकी जो चीजें हैं वो सेम रहती है। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सॉरी सी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा। ठीक है, सी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सी बाय लैम्डा होता है, सी बाय लैम्डा होता है। ठीक है, तो इन्होंने हमसे दो चीजें पूछी है, लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा तो वही रहने वाला है, मतलब लैम्डा तो वही है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है तो वही रहेगी, 5000 एंगस्ट्रॉम रहेगी क्योंकि रिफ्लेक्शन है। फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे आपके पास क्या है, वेवलेंथ, क्योंकि सी बाय वेवलेंथ है तो वेवलेंथ हमने निकाल रखी है जो कि कितनी है, 5000 एंगस्ट्रॉम 10 - 10, ये -10 ऊपर चला गया तो प्लस हो गया, या फिर ऐसे कर सकते थे 1 2 3 से कट कर दो तो यहाँ पे कितनी रह गई, यहाँ पे रहेगी 10 - 7 रहेगी, और ऊपर -7 यहाँ पे चली जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपके पास आपका आंसर आ जाएगा जो कि ये 3/5 × 10⁻15 है। तो ये आ जाएगी आपकी क्या भाई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। एक बार मैच कर लेते हैं आंसर। आंसर देखिए क्या दिया हुआ इन्होंने, फ्रीक्वेंसी का आंसर इन्होंने दिया हुआ है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, एंड वेवलेंथ तो मैंने बता दी है कि वेवलेंथ उतनी ही रहेगी, 5000 एंगस्ट्रॉम ही रहने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जा सकता है क्योंकि ये इंटरफेरेंस पे है एंड फ्रिंज की जो विड्थ है उसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इंटरफेरेंस के बारे में पूछा गया है एंड बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वन बाय वन उनके बारे में बात करते हैं। ये बोल रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंज इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कि ये आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि फ्रिंज पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मतलब हम यहाँ पे फ्रिंज विड्थ लिख लें पहले कि बीटा इज इक्वल टू, फ्रिंज विड्थ होता है बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, कैपिटल डी क्या होता है, स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है, स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स होता है। क्लियर है इतनी चीज, स्लिट्स इतनी चीज क्लियर हुई, हो गई। चलिए अब ये फर्स्ट पॉइंट आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट। जो स्लिट है उससे जो स्क्रीन है वो दूर कर दी जाती है, मतलब डी इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए यहां पे जो बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी, अगर हम डी को इंक्रीज करेंगे तो बीटा जो है फ्रिंज विड्थ था वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। हो गया क्वेश्चन, हो गया, इससे आसान क्या होगा। चलिए बी की बात करते हैं। बी पार्ट में बोल रहा है, बी पार्ट में बोल रहा है कि आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, वो रिप्लेस किया जाता है बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ से। तो देखो बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा से। अगर शॉर्टर वेवलेंथ हो रही है मतलब लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब बीटा भी तो क्या होगा, डिक्रीज, मतलब रिड्यूस हो रहा है। क्लियर हुआ, आंसर आ गया। ठीक है भैया, हो गया। चलिए सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सी पार्ट आपको क्या कह रहा है, जी सी पार्ट में ये बोल रहे हैं
द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज इंक्रीज। सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स, देखो सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट, ये स्लिट है, डी को बोलते हैं सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, ठीक है, डिस्टेंस जिसको मैं बोल रहा था। अगर ये डी को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर डी इंक्रीज हो रहा है तो बी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, बस खत्म। अब चलते हैं ए बी सी डी पर चलते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पेज मूव करते हैं जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डी पार्ट है, द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। देखो इसको रब कर लेते हैं पहले, फिर अच्छे से समझ में आएगा। और ये कर रहे हैं हम डी पार्ट। यहां पे हमारे पास क्या होता है, सोर्स, यहां पे होती है हमारे पास स्लिट्स, ठीक, और यहां पे होती है स्क्रीन। यहां पे क्या होती है, स्लिट्स, और ये होती है हमारे पास स्क्रीन, यही होता है ना, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सोर्स को अगर हम क्लोजर करें, यही बोल रहे हैं ना, द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। डबल स्लिट का प्लेन ये है, इसके पास इसको मूव कर दें तो क्या होगा। देखो जैसे जैसे इसको इसके पास लेके आएंगे, जैसे जैसे इसको इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा। देखो बीटा होता है क्या, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो यहाँ पे सोर्स से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ तो सेम रहने वाली है, फ्रिंज विड्थ सेम रहने वाली है। बस होगा क्या, वो देखो कि जब हम इसके बिल्कुल पास आ जाएंगे, बिल्कुल पास आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो आपकी फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल पास आने के बाद यहां से जो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस होना वो ढंग से नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो विड्थ है हमारी फ्रिंज है जो वो डिसअपीयर हो जाएगी। क्लियर है। एट्थ का डी पार्ट हमने किया। नेक्स्ट चलते हैं ई पार्ट की तरफ। एंड इसके अंदर बाकी सारी चीजें जो मैंने बता दी हैं वो सेम ही रहने वाली हैं। ई पार्ट की तरफ चलते हैं। द विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड। अब इससे क्या होगा, द विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज, मतलब जो सोर्स है उसकी विड्थ इंक्रीज कर दी, इसको बड़ा कर देंगे। अब एक चीज देखो, ये सोर्स बनाना है, दो सोर्स जिनसे इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है ना, ठीक है। ई पार्ट की बात कर रहे हैं हम। अब इसको अगर हम और बड़ा कर दें तो इससे क्या होगा, ये बहुत सारी स्लिट्स कंटेन कर सकता है, बहुत सारे इंटरफेरेंस। तो मतलब यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होंगे वो ओवरलैप्ड हो जाएंगे, जो इंटरफेरेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, ओवरलैप्ड हो जाएंगे। और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपको, जितनी चीज पूछी हो उतनी चीज ही बताया करो सीबीएसई के अंदर स्पेशली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एफ पार्ट पर। ये बोल रहा है द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ए सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। तो इसमें आपको बताना है कि यहां पे व्हाइट लाइट में क्या होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए एफ पार्ट की अगर हम बात करें, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है, मोनोक्रोमेटिक जो लाइट आपकी, मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसको रिप्लेस कर रहे हैं किससे, व्हाइट लाइट से, व्हाइट लाइट से, ठीक है। तो व्हाइट लाइट तो 7 कलर के अंदर होती है, मतलब व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर के अंदर ब्रेक हो सकती है, ठीक है। वो कौन कौन से कलर होते हैं, विबग्योर होता है, ठीक है। अब इनकी जो है हर एक की वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे इसकी सबसे कम एंड इसकी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, मैक्स वेवलेंथ। और जो बीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मतलब किस तरह से होता है वो, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, मींस बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा। तो इसका मतलब जो फ्रिंज बनेगी, जो फ्रिंज की विड्थ होगी अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ जो होगी वो डिफरेंट होगी अलग अलग लाइट के लिए। फ्रिंज विड्थ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, मतलब क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, जो कौन से होते हैं, विबग्योर होता है। तो 8वां क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में आपको क्या दिया हुआ है, इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर सेपरेटेड बाय, लिख लेते हैं पहले फिर अच्छे से करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th की अगर हम बात करें, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें ये बोल रहा है इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय
0.28 मिलीमीटर, मतलब यहाँ पे स्लिट सेपरेट हो रही है तो मतलब स्मॉल डी दिया हुआ है 0.28 मिलीमीटर मींस 0.28 मिली की जगह आ गया 10-3 एंड मीटर। क्लियर है? आगे देखिए, आगे है एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे, मतलब जो स्क्रीन है वो 1.4 मीटर अवे रखी जाती है, मतलब डी दिया हुआ है 1.4 मीटर अवे। आगे बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका डिस्टेंस बता रहा है किसका, डिस्टेंस बता रहा है किसका, ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, वो कितना दिया हुआ है इसने, वो दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ये डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो कि सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि जो yn होता है वो कितना होता है, वो होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है। ठीक है, यही होता है ना, n मींस यहाँ पे भी n होता है, यही बात है। अब यहाँ पे वो आपसे लैम्डा पूछ रहा है तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो फर्स्टली उसने क्या क्या चीजें यहाँ पे दी हुई है हमें। अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो उसने डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है ना, तो कौन सा कितना दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 1.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे n कितना है फोर्थ, क्योंकि ये फोर्थ से है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज से सेंटर तक का डिस्टेंस, तो फोर्थ इंटू लैम्डा इंटू डी, डी इज 1.4 एंड नीचे आ जाएगा आपके पास स्मॉल डी एंड स्मॉल डी इज 0.28 इंटू 10⁻³ मीन्स अगर आपको लैम्डा निकालना है तो लैम्डा निकालना है एंड जब आप लैम्डा निकाल लोगे तो आंसर आएगा 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो लैम्डा होता है उसकी यूनिट हो जाएगी किसमें, आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ आपको, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट, मतलब ये आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर है 10वां। ठीक है, ये आपको बोल रहा है कि आपके पास वेवलेंथ है कितनी, वेवलेंथ है लैम्डा, इंटेंसिटी है उस टाइम कितनी के टाइम्स, के है मतलब। ठीक है, एंड आपका जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है, पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा, ये भी ये बोल रहा है। ठीक है, हाँ ये इसने क्लियर कर दिया। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3। अब ये इंटेंसिटी पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है इंटेंसिटी, जब आपका पाथ डिफरेंस कितना हो, पाथ डिफरेंस कितना हो λ/3 हो, ये इसने बोला है। बस अब चलते हैं, देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी थी तो हम कैसे लिखते थे, हम लिखते थे आई नेट इज इक्वल टू क्या होता था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 एंड cos फाई लिखते थे हम यहाँ पे। क्लियर है, अब यहां पे इसने बोल दिया कि ये एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सोर्स जो होंगे उनसे जो लाइट निकल रही होगी वो सेम इंटेंसिटी की होगी क्योंकि वो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो I1 है एंड I2 है वो क्या होंगे, I होंगे। ठीक है, तो मतलब I नेट क्या होगा, I और I हो गया 2I प्लस 2 I इंटू आई का स्केयर बन गया, I इंटू आई का स्केयर एंड स्केयर में अंडर रूट को कट कर दिया तो 2I cos फाई बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अब वो बोल रहा है कि जो इंटेंसिटी है वो है K, पहला केस पकड़ते हैं तो K लिख दिया 2I प्लस 2I एंड cos फाई। अभी तक हमें फाई नहीं पता लगा, हमें एक रिलेशन पता है पाथ डिफरेंस की एंड फेस डिफरेंस की, जो क्या होती है, फेस डिफरेंस होता है डेल फाई इज इक्वल टू 2 बाय लैम्डा एंड डेल एक्स इज द पाथ डिफरेंस। तो देखो
डेल फाई 2 पाई लैम्डा 2 पाई बाई लैम्डा, डेल एक्स कितना बोल रहा है ये, लैम्डा बोल रहा है, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया तो फाई आ गया कितना 2 पाई। तो यहां पे मुझे क्या रखना है 2 पाई रखना है। ये कितना हो जाएगा cos 2 पाई इज 1, तो यहां पे हो जाएगा इंटेंसिटी मींस के की वैल्यू आ गई आपके पास 4i। आधा आंसर आ चुका है, मैच कर लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो कोई। तो आधा आंसर आ चुका है, के की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 4i। अब वो दूसरी बात क्या बोल रहा है कि इंटेंसिटी निकालो अगर आपका पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बाई 3 है, मतलब अगर यहाँ पे लैम्डा बाई 3 हो जाए तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, मतलब आपका फेज डिफरेंस अब कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3 आएगा। क्लियर है। अब आपको इंटेंसिटी निकालनी है, तो देखो 2i प्लस 2i cos 2 पाई बाय 3, cos 2 पाई बाय 3 होगा। ये इस तरह की चीज है। जब हम इसको सोल्व करेंगे वो आंसर आपको बताना है, वो इंटेंसिटी आपको बतानी है। ठीक है, देखो इसको अगर हम करके देखें तो ये हमारे पास क्या है 2 इंटू 180 बाय 3 एंड 3 इससे कट हो गया तो 120 बना। ठीक है, मतलब 2i प्लस 2i cos 120। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2i माइनस 2i साइन 30। हमने चेंज कर दिया इसको। ठीक है, तो आप अपना आंसर निकालो इससे यूज करके और आपका आंसर आएगा। क्लियर है, इस तरह का क्वेश्चन था। एंड बच्चों को लगता है कि एनसीईआरटी मुश्किल है, बट एनसीईआरटी तब आसान लगेगी जब आपने कॉन्सेप्ट कर रखे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10th हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 11th पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th पर चलते हैं। चलिए तो 11th क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11वें के अंदर आपको क्या दिया हुआ है देखिए, ये दे रखा है ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ्स। 2 वेवलेंथ दे रखी हैं, जैसे कि एक है 650 नैनोमीटर एंड दूसरी है 520 नैनोमीटर। ठीक है, ये दे रखा है आपके पास। और उसके बाद ये बोल रहा है इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की YDSE है ये, एंड इसके अंदर 2 वेवलेंथ है, एक है लैम्डा 1 और एक है लैम्डा 2। एक की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 650 नैनोमीटर 650 नैनोमीटर एंड एक की दे रखी है 520 नैनोमीटर 520 नैनोमीटर दे रखी है। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है, यहां से पूछ रहा है 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंज इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। एंड यहाँ पे ब्रैकेट में और 2 चीजें दी हुई हैं, जैसे कि बोल रखा है कि जो D है वो 2 मिलीमीटर है, जो कैपिटल D है वो है आपके पास 1.2 मीटर। ठीक है, तो ये आपका एक डिस्टेंस और भी तो दे रहा है, वो थर्ड से दे रहा है आपका, किससे दे रहा है थर्ड से, और वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस दे रहा है ये फाइंड द डिस्टेंस, वो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए तो देखो हमें पता है कि जो बीटा होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा, ये बीटा इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d हो गया, ऐसे बोल दो। अब वो थर्ड के लिए बात कर रहा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, सबसे पहले तो 3 आ जाएगा, ये हम निकाल लेंगे। 3 इंटू कितनी के लिए बोल रहा है वो 650 के लिए बोल रहा है, 650 नैनो 10-9 D दे रखा है 1.2 एंड उसके बाद स्मॉल d दे रखा है, स्मॉल d इज 2 मिली इज 10-3। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आएगा बढ़िया वाला। ठीक है, अब इतनी चीज तो कर लोगे। चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट पार्ट। कई बुक में आपको बीटा भी मिल जाएगा, कई बुक में आपको इसको वाई भी मिल जाएगा, तो डरिएगा मत, कमेंट मत करना ऐसे कि हाँ सर आपने तो बीटा कहेंगे वाई लिखना था। वो अंडरस्टूड है, वो समझ जाओ, जिसने कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया उसको पता होगा कि बीटा और वाई क्या चीज है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11th का ए पार्ट, ये ए पार्ट था भैया। क्वेश्चन नंबर 11th का ए पार्ट हो गया। बी पार्ट पे मूव करते हैं। देखिए बी पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू द बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, लीस्ट डिस्टेंस निकालना आपको सेंट्रल मैक्सिमम से, वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू द बोथ वेवलेंथ
कौन साइड, ये चीज आपको निकालनी है इसके अंदर। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। और फर्स्टली कि अगर आपको निकालना है इस तरह से कौन साइड वाला केस, तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो आपकी ब्राइट फ्रिंजेस हैं या फिर जो डिस्टेंस है, जो आपका डिस्टेंस है सेंट्रल से इधर और इधर, वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, मतलब n1 लैम्डा d बाय स्मॉल d, ये कर देते हैं हम 1, क्योंकि फर्स्ट एक लाइट की बात कर रहे हैं, दूसरी लाइट के इक्वल होगा जो कि है n2 लैम्डा 2 d बाय स्मॉल d। तो कहने का मतलब यहां से d बाय d कट गया, तो n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 आ गया हमारे पास। क्लियर है। अब एक बात देखो, अगर हम n1 निकालते हैं तो n2 निकालने के लिए आपको कैसा करना पड़ेगा, तो एक स्टेप आगे चलना पड़ता है ना, तो इसका मतलब n2 की वैल्यू कितनी है, n1 प्लस 1 है। पुट किया तो n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n1 प्लस 1, यहां पे आ गया लैम्डा 2। ठीक है, क्योंकि यहां पे था लैम्डा 2 था हमारे पास जी। इतनी चीज हमारे पास आ गई है। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू को, n1 की वैल्यू को निकालेंगे। कैसे, देखो n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2, ऐसे बन गया। ठीक है, ये इधर कर दो तो n1 माइनस n1 कॉमन आ जाएगा, n1 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2, और यहाँ पे आ जाएगी n1 की वैल्यू जो कि कितनी है, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। इस तरह से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं 1 की। जब आप 2 की बात करोगे तो आप 2 भी निकाल सकते हो। क्लियर है, इस तरह से आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर ये था 11th का बी पार्ट था, ये क्वेश्चन नंबर 11th का ये बी पार्ट था। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ चलते हैं। चलिए, और ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया है इसके अंदर n1 जो हम निकाल लेंगे, जो भी चीज आएगी, n2 कैसे निकालेंगे, n1 प्लस 1 करके नेक्स्ट के लिए। अब हमें जो वेट्स होती है वो निकालनी होती है। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, yn इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं, n लैम्डा कैपिटल D स्मॉल d, तो यहाँ पे मतलब 4 आ जाएगा, वो n1 लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तभी तो हम नेक्स्ट वाले पे कूद मारेंगे। चलिए, तो इस तरह से आपको करना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th पर मूव करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12th पर जाना है, क्योंकि 11th हमारा हो चुका है जी, 11th हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12th पर जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12th पर मूव करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए आपके पास 2 स्लिट दे रखी हैं। 2 slits are made 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. 2 स्लिट हैं, आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब 2 स्लिट का मतलब स्मॉल d दे रखा है जो कि है 1 मिलीमीटर अपार्ट। क्लियर है, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, मतलब d दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखी है 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। ये आपसे पूछ रहा है क्या, फ्रिंज सेपरेशन, मतलब फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है। तो वो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, फ्रिंज की विड्थ हम कैसे निकालते हैं, बीटा से निकालते हैं, जो कैसे होता है, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो b आपको निकालना है, लैम्डा इज 500, नैनो इज 10-9, d इज 1 मीटर, नीचे आ जाएगा आपके पास d जो कि 1 मिलीमीटर है, तो 1 इंटू 10-3 चला गया ऊपर, यहाँ पे प्लस का हो गया तो नीचे से खत्म। ठीक है, यहाँ पे बन गया आपके पास क्या, ये प्लस का 2b कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस का 2b कर दिए क्योंकि 2 0 और उड़ा दिए हमने, तो मतलब 5 इंटू 10-4 आपके पास आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है इसको देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है
in a double slit experiment the angular width of a fringe is found to be 0.2 डिग्री। एंगुलर विड्थ दी हुई है आपको, एंगुलर विड्थ दी हुई है जो कि 0.2 डिग्री है, 0.2 डिग्री। देखो एंगुलर विड्थ को हम कैसे बोलते हैं कि ये एक थीटा है, जिसको हम कैसे निकालते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहां पे इस तरह से ये डायग्राम है, ये है S1, ये है S2, एंड यहां पे दे रखा है ऐसे जी, ऐसे ही दे रखा है। और ये यहां से यहां तक क्या है, ये विड्थ है इसकी, तो ये बीटा से हम शो करते हैं। किससे शो करते हैं, बीटा से हम शो करते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। कैपिटल डी कौन सा होता है, ये होता है। स्मॉल डी कौन सा होता है, ये होता है। ठीक है, अब आगे देखो ये क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि अब आपसे ये बोल रहा है कि जो स्क्रीन है वो प्लेस करी जाती है 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर अपार्ट, मतलब डी दे रहा है कितना, 1 मीटर दे रहा है, डी दे रहा है कितना, 1 मीटर। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर, मतलब आपसे जो लाइट यूज करवाई जा रही है वो 600 नैनोमीटर है, मींस नैनो लग जाएगा, 10-9 हो जाएगा। आगे, व्हाट विल बी एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज इमर्स्ड इन वाटर। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज when the entire setup is immersed in water, and बताया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का वो 4/3 है। कितना है, 4/3 है। देखो भाई, सबसे पहले तो हमें इसकी वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी, सॉरी वेवलेंथ नहीं निकालनी पड़ेगी। ये आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जब हम इस सेटअप को वाटर में डाल देंगे तो एंगुलर विड्थ कितनी होगी, तो एंगुलर विड्थ कितनी होगी, सिर्फ ये बोल रहा है। चलिए करते हैं। एंगुलर विड्थ दे रखी है 0.2 डिग्री। एंगल होता है क्या, आर्क बाय रेडियस। देखो अब ये एंगल है, ये है एंगल थीटा, जिसको मैं थीटा बोल रहा हूं, यही तो एंगुलर विड्थ होगा ना। तो आर्क कौन होगी, ये वाली चीज है आर्क। बीटा क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है। ठीक है, चलिए तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क, आर्क है ये जिसको हम बोलते हैं लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। रेडियस, रेडियस यहां से यहां तक नीचे तो कितना है, दिस, ये कट गया इससे, तो मतलब जो थीटा आया वो कितना आया, वो आपके पास लैम्डा बाय स्मॉल डी आ गया। अभी के लिए जो हमारे पास थीटा आया वो लैम्डा बाय स्मॉल डी आया। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब यहां से हमारे पास वो बोल रहे हैं कि इस सेटअप को हम वाटर में रख दें, इस सेटअप को अब हम कहां पे रख दें, वाटर में रख दें, तो एंगुलर विड्थ कितनी होगी। तो अगर हम वाटर में रख रहे हैं तो एंगुलर विड्थ देखो नई बनेगी, नई उसकी वेवलेंथ होगी। ठीक है, एंड डी हमारा वही रहने वाला है। तो जो नई वेवलेंथ होगी वो हमें पहले फाइंड आउट करनी है, वो हमें यहां पे क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लियर है इतनी चीज। चलिए तो यहां से आगे चलते हैं, बाकी चीज को नोट करो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे देखो क्या करना है, आपके पास थीटा 1 है लैम्डा डैश बाय डी, क्यों, क्योंकि नई लैम्डा होगी आपके पास जब वाटर में रख देंगे। एंड पुराने के हिसाब से देखें तो हमारा आंसर क्या था, ये रहा, थीटा क्या होता है, लैम्डा बाय डी। क्यों ना हम इन दोनों को, अगर आपसे नया एंगुलर विड्थ निकालना है तो क्यों ना हम इनको डिवाइड करके देखें। देखो मैंने क्या किया, थीटा 1 को डिवाइड कर दिया थीटा से, तो थीटा 1 इज लैम्डा 1 बाय डी, डिवाइड कर रहे हैं थीटा से जो कि है लैम्डा, और ये चला गया यहाँ पे डी, तो डी से डी कैंसिल, मींस लैम्डा डैश बाय लैम्डा हो गया आपके पास, एंड ये थीटा डैश बाय थीटा है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। थीटा डैश बाय सॉरी लैम्डा डैश बाय लैम्डा है, एंड ये आ गया आपके पास क्या, डी बाय डी आ गया। मींस आपके पास जो चीज आई है वो आई है क्या, देखिए हमारे पास आ गया कि जो थीटा डैश है वो आ गया थीटा इंटू लैम्डा डैश बाय लैम्डा। अब चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये सारी चीजें गिवन हैं। तो देखो जो लैम्डा डैश है उसको कैसे डिसाइड करेंगे, वो हमें याद नहीं करना, वो सिर्फ इसी क्वेश्चन के अंदर दिया। उसने बोला है कि जो आपका सिस्टम है वो सारा वाटर के अंदर हम रख देते हैं, तो इसका मतलब कि जो लैम्डा डैश है, मतलब जो नई वेवलेंथ बनती है, वो पुरानी वेवलेंथ को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर रहा है। इतना ही तो बोलना है,
ठीक है, तो रखें यहाँ पे थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा, लैम्डा डैश कितना है, लैम्डा बाय यू है, एंड यहाँ पे पहले से क्या पड़ा है, लैम्डा पड़ा, तो कट गया ये, तो आपके पास थीटा डैश कितना आया, थीटा बाय यू, एंड थीटा इज 0.2 डिग्री, यू इज कितना दे रखा है, यू दे रखा है आपके पास 4/3, तो 4 गया ऊपर इस तरह से, ठीक है। तो यहां से अब कट करिएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि इसका अगर हम करके देखें तो ऊपर बनेगा क्या, 6.6 डिग्री, नीचे आ जाएगा 4, एंड ये बन जाएगा आपके पास 3, एंड ये हो जाएगा 2, तो मीन्स आपके पास आ गया कितना, 1.5 डिग्री, 1.5 डिग्री आपके पास आ जाएगा। जी मेरे ख्याल से नहीं, 1.5 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट के नीचे, देखो पॉइंट लगा तो ऊपर हुआ 3, नीचे हुआ 2 और 10, तो ये बना 1.5, और फिर 10 डिवाइड कर रहा है तो 0.15 हो गया, क्लियर, ठीक है, अब सही है। तो थीटा डैश कितना आ गया, 0.15 डिग्री आ गया, कितना आ गया, 0.15 डिग्री आ गया, क्योंकि हमें तो डिग्री में चाहिए था ना, रेडियन में नहीं चाहिए था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपने फिर 14 तो वैसे ही हो जाएगा आंख बंद करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या बोल रहा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, वेवलेंथ दी हुई है 600 नैनोमीटर, क्लियर है। The angular width of the fringe formed on a distance screen is 0.1 डिग्री, 0.1 डिग्री दिया हुआ है ये एंगुलर विड्थ, ठीक है। What is the spacing between the two slits? What is the spacing between the two slits? टू स्लिट्स की बात कर रहा हूं, मतलब ये आपसे स्मॉल डी निकलवाना चाहता है, आपको गिवन क्या है, थीटा, आपको थीटा का फॉर्मूला पता है कि लैम्डा बाय स्मॉल डी होता है, अभी किया था पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो थीटा इज 0.1 डिग्री, लैम्डा 600 नैनो इज -9 अपॉन डी, ये आपको निकालना है। पहले इसको कन्वर्ट कर लो, क्योंकि रेडियन से डिग्री से रेडियन में जाना है, तो पाई बाय 180 कर दें, ठीक है, पाई बाय 180 कर देते हैं, तो ठीक है, हमारे पास आ जाएगा क्या, डी यहां चला जाएगा, आपके पास आ गया 600 इंटू 10 - 9, ये चला गया नीचे 0.1 पाई, एंड 180 चला गया यहाँ पे, सॉल्व कर लेना, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप था कि आपको सिर्फ डिग्री से क्या बना देना था, रेडियन बनाना था, पाई बाय 180 से करके और हो जाता वो, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से वही एक क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो भी थ्योरी का क्वेश्चन होता है वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, उससे वीडियो बड़ी होती है, उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि सारी चीजें थ्योरी में, कॉन्सेप्ट में, वन शॉट में, नोट्स में, सभी चीजों में मैंने पहले से बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑलमोस्ट थ्योरी का क्वेश्चन है, तो ये एज ए होमवर्क है आपका, ठीक है। सर करे कैसे, कुछ नहीं है भाई, नंबर लेने हैं ना, याद कर लो, क्रैम कर लो बेशक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थ्योरी है, समझना है आपको, 2-3 पॉइंट्स है वो समझने हैं, तो थ्योरी है, ये एक तरह से होमवर्क है आपका, ठीक है। बट इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए in a single slit diffraction experiment, the width of the slit is made double the original width. How does this affect the size and intensity of the central diffraction band? ये आपको बताना। देखिए जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा उसकी जो विड्थ होगी वो कैसे दी होगी, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय डी दी होगी, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल, डी को डबल कर रहे हैं, डी को डबल कर रहे हैं, तो डी को अगर डबल कर रहे हो, ये चीज अगर डी को डबल कर रहे हैं मतलब 2 कर दिया, तो बी कितना हो गया, बी हाफ हो गया ना, बी हाफ हो गया, ठीक है। मतलब कि जो बीटा है, जो विड्थ है वो हो गई हाफ, इसकी वजह से हाफ हो गई, तो इसकी वजह से जो एरिया होगा वो तो 1/4 हो गया, जो एरिया होगा वो 1/4 हो गया। एंड इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, एरिया आ गया कितना 1/4, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी किसकी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी की, हमारी
इनिशियल वेलोसिटी के क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका इसका 15th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, ये बिल्कुल सही है। आगे चलिए 15th के बाकी पार्ट्स जो आपको थ्योरी के हैं सारे याद करने हैं, कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। A parallel beam of light of wavelength 500 nanometer falls on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 1 meter away. It is observed that the first minimum is at a distance of 2.5 millimeter from the center of the screen. Find the width of the slit. देखो क्वेश्चन को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक पैरेलल बीम दिया हुआ है आपको लाइट का, उसकी जो वेवलेंथ है वो दी हुई है कितनी, 500 नैनोमीटर। ठीक है, 500 नैनोमीटर दी हुई है एंड जो स्लिट है और जो स्क्रीन का डिस्टेंस है वो दिया हुआ है आपके पास डी 1 मीटर। कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड आपसे ये स्मॉल डी निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, स्मॉल डी। डिफ्रैक्शन बोल रहा है, तो डिफ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि जो बीटा होता है वो कितना होता है, 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो डी आपको निकालना, तो डी कैसे होगा, 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाय बीटा, इस तरह से। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। बीटा देखते हैं कि यहाँ पे हमें बीटा दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज दी हुई है, इट इज ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मिनिमम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। देखो सेंटर ऑफ द स्क्रीन से लेकर कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, एंड वो कहां तक दिया हुआ, वो दिया फर्स्ट मिनिमम तक। मतलब आपको सेंटर से लेकर यहां तक दिया हुआ। अरे भाई पूरी विड्थ के लिए तो इधर भी चलना पड़ेगा ना, तो डबल करना पड़ेगा। मतलब जो बीटा है वो आपके पास 2 इंटू 2.5 मिलीमीटर लिखा जाएगा, 5 मिलीमीटर लिखा जाएगा। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें हैं आपके पास, पुट करिए। स्मॉल डी कैसा आएगा, स्मॉल डी क्या आएगा, 2 लैम्डा कितना है 500 नैनो 10⁻⁹, डी इज 1 मीटर, बीटा इज 2 इंटू 2.5 मिलीमीटर, मिलीमीटर इज 10⁻³ दिस। तो ये कट गया इससे। ठीक है, इसका ऊपर 10 लगा दो, तो ये कट गया यहाँ पे 20 हुआ, एंड ये ऊपर चला गया यहाँ पे प्लस का 3 हो गया, तो -6 हो गया यहाँ पे, एंड ये हो गया साथ में +1 कर दो, तो इसको उड़ा दो। ठीक है, इसको उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो यहाँ से, तो यहाँ पे हो गया एक और +1, तो मतलब 5 है आपके पास। ठीक है, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻⁴ डी की वैल्यू चेक करते हैं। तो डी की वैल्यू है आपके पास 2 इंटू 10⁻⁴ आई है, लेकिन ये लिख रहे हैं 0.2 मिलीमीटर। एक ही बात है, आप 0.2 मिलीमीटर लिख दो या डी 2 इंटू 10⁻⁴ लिखो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 17 भी मैं आपको नहीं करवाने वाला, क्योंकि ये चीज डिफ्रैक्शन में पहले समझा दी गई है। तो ये थ्योरी पोर्शन है। रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो। ठीक है, बस और कुछ नहीं कहना चाहता, इसमें होमवर्क है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्या वो भी थ्योरी का है। देखिए, फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स ए गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन द अपर्चर इज, अपर्चर दे रहा है ये, मतलब ए दे रहा आपको कितना, 3 मिलीमीटर। ठीक है, वाइड एंड द वेवलेंथ इज 500 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर। ध्यान से समझो ये क्या बोल रहा है। ये आपको बोल रहा है फॉर व्हाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के लिए जो रे ऑप्टिक्स है, ए गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन द अपर्चर इज 3 मिलीमीटर वाइड एंड द वेवलेंथ इज 500 मिलीमीटर। तो देखो यहाँ पे ये आपसे कुछ एक रेंज पूछ रहा है कि किसके लिए जो रे ऑप्टिक्स है वो मतलब क्या बोला उन्होंने कि गुड अप्रोक्सीमेशन होगा रे ऑप्टिक्स का। तो यहाँ पे हम ना फ्रैक्शनल डिस्टेंस यूज करेंगे। जो फ्रैक्शनल डिस्टेंस होता है उसको हम किससे निकालते हैं, डीएफ लिखते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टेंस होता है ए स्क्वायर बाय क्या होता है आपका, लैम्डा होता है। फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डीएफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 3 मिली 10⁻⁻3, इसका स्क्वायर करेंगे, नीचे क्या है 500 मिली 10⁻3, इस तरह से कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। एंड
बहुत आसान है, इससे आसान कोई न्यूमेरिकल आपको वेव ऑप्टिक्स में नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 में फिर से यही इसी पे ही बेस्ड आपका क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर एन अपर्चर ऑफ 4 मिलीमीटर एंड वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। इससे आसान क्या होगा भैया, देखो फिर से वही डीएफ करना है आपको, ए स्क्वायर बाय लैम्डा, एंड ये दोनों चीजें दे रखी हैं। ए दे रखा आपको कितना, ए दे रखा है इसने 4 मिलीमीटर, 4 मिली 10-3, उसको स्क्वायर करना है। नीचे वेवलेंथ, वेवलेंथ दी हुई कितनी, वेवलेंथ दी हुई इसने 400 नैनोमीटर 10-9 एंड ये दिस, तो आपका डीएफ आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। इससे आसान आंसर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको वेव ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें पे मूव करते हैं, एंड ये शायद लास्ट के हम क्वेश्चन पे आप पहुंच चुके हैं। आपके पास देखिए 2 टावर दे रखे हैं, 2 टावर्स ऑन द टॉप ऑफ 2 हिल्स आर 40 किलोमीटर अपार्ट। 2 टावर है आपके पास, देखिए एक टावर है यहाँ पे, एक टावर है आपके पास यहाँ पे, क्लियर है। एक टावर यहाँ पे लगाया हुआ है इसने, एक टावर यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये दोनों टावर जो हैं एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 40 किलोमीटर की दूरी पर है, 40 किलोमीटर। ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक 40 किलोमीटर है ये। ठीक है, अब बीच में वो बता रहा है आपको, एक क्या बता रहा है, द लाइन जॉइनिंग देम पासिस 50 मीटर अबव ए हिल हाफ वे बिटवीन द टावर। इनके हाफ वे में एक हिल है, और जो ये हिल है ये कैसे है, ये जो हिल बना रखी है हमने, ये कैसे बना रखी है कि ये इनका जो ये लाइन ज्वाइन होती है इनको, इनसे ये इसकी जो हाइट है वो दे रखी है इन्होंने, और वो दे रखी है कितनी 50 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है। ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव विच कैन बी सेंट बिटवीन द टावर विदाउट एप्रिशिएबल डिफ्रैक्शन इफेक्ट। वही चीज है, फिर से करते हैं। देखिए बस आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए जब हम यहां से रेस भेजेंगे ना, रेडियो वेव्स भेजेंगे, तो डिस्टेंस को हाफ लेके भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में यहाँ पे ये हिल है, टावर के बीच में ये हिल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो डीएफ होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर बाय लैम्डा होता है। तो ये आपसे लैम्डा पूछ रहा है, जो कि है ए स्क्वायर बाय डीएफ, ए स्क्वायर बाय डीएफ है। तो ए स्क्वायर कितना है, 50 का स्क्वायर मीन्स 50 2 बार आ गया। डीएफ कितना, भाई ये इनके बिल्कुल मिड में है, तो ये हाफ हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पे 20 किलोमीटर मीन्स 20 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन ही 2 जीरोस तो इससे कट गई। ठीक है, ऊपर हुआ 25, नीचे हो गया आपके पास 200, तो ये हो गया आपके पास 1/8। ठीक है, 1/8 हो गया आपके पास। इस तरह से आप कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये मिलीमीटर, हाँ मीटर में था, ये आपने कट कर दिया इस पे, तो 8 आ गया। ठीक है, एंड ये बन जाएगा 0.112। इस तरह से चेक करते हैं, एंड आंसर आ गया आपके पास 0.12 मैंने लिखा है, इन्होंने सेंटीमीटर में लिखा है, इन्होंने 12 सेंटीमीटर लिखा। ठीक है, तो कोई इतना फर्क नहीं है, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया। 21 की तरफ मूव करते हैं। 21 में आपसे क्या पूछा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न पर है आपसे। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न पर है ये आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में 21वें क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। When a low-flying aircraft passes overhead, we sometimes notice a slight shaking of the picture on our TV screen. Suggest a possible explanation. कि जब हम टीवी देख रहे होते हैं और जब कोई एयरक्राफ्ट थोड़ा नीचे से, मतलब बिल्कुल नीचे नहीं, थोड़ा अपने एक्चुअल डिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे की तरफ जब चलता है, तो टीवी में कुछ ऐसे लाइनें हमें देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है, तो ये भाई क्या होता है, एंटीना जो एक्चुअल सिग्नल ले रहा होता है, ठीक है, एंटीना जो एक्चुअल सिग्नल ले रहा होता है, एंड
वही सिग्नल जब वहां से एयरक्राफ्ट जाता है तो उससे रिफ्लेक्ट होके जो सिग्नल यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, तो उनका इंटरफेरेंस होने की वजह से हमें लाइनें दिखाई देती हैं। समझो कि एंटीना ले रहा है सिग्नल को, ठीक है, एयरक्राफ्ट आया तो उसकी वजह से ये सिग्नल जो सीधा एंटीना पे आ रहा था वो रिफ्लेक्शन के बाद वहां पे पहुंचे, तो रिफ्लेक्शन वाले भी आ रहे हैं, डायरेक्ट भी आ रहे हैं, तो मिक्सिंग हो गई, इंटरफेरेंस हो गया, जिसकी वजह से हमें वहां पे वाइब्रेशन सी दिखाई देती है। तो 21वें का ए पार्ट हो गया। बी पार्ट पर चलते हैं, 21वें के बी पार्ट पर। बी पार्ट में देखिए क्या बोला है, एज यू हैव लर्न इन द टेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ वेव डिस्प्लेसमेंट इज बेसिक टू अंडरस्टैंडिंग intensity distribution in diffraction and interference pattern. What is the justification of this principle? बहुत आसान। देखो ये आपसे इंटरफेरेंस पूछ रहा है। देखो एक वेव है ये हमारे पास, ठीक है, ये दूसरी वेव है हमारे पास, ये y1 है मान लो, ये y2 है। तो सिंपली बस क्या करना है, इनको ऐड करना है। यही तो इन चीजों में हमने सीखा है, ठीक है। मतलब आपके पास ये चीज आ जाएगी, थोड़ी अच्छी हाइट की आ जाएगी, क्या आएगी, मतलब अच्छे एम्पलीट्यूड की आ जाएगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि ब्रेवेस्टर लॉ है, पोलराइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैंने कट कर दिए क्योंकि सिलेबस में। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो कि वेव ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन से रिलेटेड थे। एंड इसके अंदर हमने सोल्ड एग्जांपल कर लिए, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन कर लिए, एडिशनल सॉल्यूशन कर लिए, सभी चीजें हमने इसके अंदर कर लिए। एंड आई होप कि सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड कोई भी अगर आंसर की मिस्टेक रहती है या कुछ राइटिंग मिस्टेक रहती है तो आप थोड़ा उसको अंडरस्टूड रखा करो, मतलब समझ लिया करो पहले से कि हाँ ये लिखते हुए थोड़ा गलत हो गया होगा, ठीक है। अदरवाइज तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको गलत बताई जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।